नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं डीडी सोशल न्यूज़। 3 ऐसी खबरें जो शायद आपको जाननी चाहिए और आपको समझने की ज़रूरत है कि वो अपने साथ-साथ कुछ ऐसी सच्चाइयाँ ला रहा है जिसके ऊपर शायद हमें विचार विमर्श करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली खबर है इस बार भारत में आने वाले मानसून सीज़न को लेकर। देखिए, बारिश आना शुरू हो गई है, मानसून ने लगभग अपनी दस्तक दे दी है नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर। लेकिन इस मानसून ने अपने साथ-साथ सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं लाई है, बल्कि अपने साथ-साथ कुछ ऐसी सच्चाई भी ले आई है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है, जो हमें विचार विमर्श करने पे मजबूर करती है। अर्थव्यवस्था और विकास दर के नाम पे जिस भारतीय जनता पार्टी ने वादे करे थे, जिस भारतीय जनता पार्टी ने वोट बटोरने की कोशिश करी थी, उसकी असलियत हमारे सामने आती है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश अयोध्या की बात करें, जिस कदर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ऐसा कहा जा रहा था कि अयोध्या को पूरा चकचकिया दिया है, विदेश जो होते विदेश देशों से तुलना करने लग गए थे, उनकी खबरें सबसे पहले सामने आती है। अयोध्या में मंदिर की कहीं से दीवार गिर रही है, कहीं से दीवार के ऊपर वो जो सीलिंग का पानी है वो गिर रहा है, और अयोध्या की वो सड़कें जिनको अच्छे से निर्माण करा गया था, जिनको अच्छे से चमकाया गया था और जिनके नाम पर वोट मांगा गया था, जहां पे एक तरफ हमें अर्थव्यवस्था और विकास और बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी, वहां पे अयोध्या में जिस कदर वोट मांगा गया था इन चीज़ों के लिए कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने अयोध्या को अगला बनारस, अगला क्योटो बना दिया है, वहाँ की अभी वहाँ पे बारिश सही से आई नहीं है, वहाँ पे मानसून अभी सीज़न सही से आया नहीं है, वहाँ की जो सड़कें हैं वहाँ के हालात दूभर होते नज़र आ रहे हैं। सही सुना आप लोगों ने, आप देख भी सकते हैं, बहुत विजुअल्स और बहुत फोटोज़, बहुत तस्वीरें भी सामने आई कि किस कदर गाड़ियाँ वहाँ पे सड़कों पे जो पॉट होल होते हैं गड्ढों में गिर जा रही है, और ये अभी अभी बने अयोध्या की बात है। और इस अयोध्या में ही अगर हम बात करें ये राम मंदिर की भी, तो बहुत सारे लोगों का इसमें ये भी कहना है कि उस समय भी जो शंकराचार्य थे उनके फैसले, उनकी जो बात थी उसके खिलाफ जाने के उनके बोलने के बावजूद उनके खिलाफ जाकर इतनी जल्दी आधे निर्माण हुए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना, वोट बैंक कमाने के नाम पे और लोकसभा चुनावों में अपने आप को मास्टर स्ट्रोक खेलने के नाम पे नरेंद्र मोदी ने शायद इतनी जल्दी कर दी, ऐसा लोगों का कहना है और ऐसा विश्लेषकों का कहना है कि शायद इतनी जल्दी कर दी कि शायद वो ये भूल गए कि अभी निर्माण होना बाकी था, विकास होना तो अभी बाकी था, बहुत चीज़ें अभी शेष थी। और सिर्फ इसी की बात नहीं है, यहाँ पे इंडिया में भी, भारत यहाँ दिल्ली में भी बात हो रही है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 1, उसका मेन एंट्री का जो रूफ सीलिंग थी वो पूरी की पूरी गिर गई, और ये टर्मिनल 1 है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, भारत का ही नहीं और ऐसा कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाले एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के ये हालात हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से ट्वीट भी करा। एक मेरे को बहुत अच्छा जो ट्वीट लगा था उसको मैं अगर मैं थोड़ा भूल पा रहा, अगर मैं बता पा रहा हूँ, इनकम टैक्स हम इतना पे करते हैं, हम जीएसटी इतना पे करते हैं, और जितना भी ये निर्माण का काम होता है, बजट जो एलोकेट होता है वो हमारे टैक्स के पैसों से होता है, और हमें बदले में क्या मिलता है, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर के भरोसे रहना पड़ता है, और एयरपोर्ट जो बना है वो उसका सीलिंग गिर जाता है। और यहाँ तक कि अभी तक तो हम बस ऐसा समझिए कि अभी तो रेलवे के हालात दूभर थे। रेलवे में इतनी अभी दुर्घटना जब काठमांडू एक्सप्रेस की हुई थी, उससे पहले जब पिछले साल भी जब एक बहुत बड़ा जो कोरमंडल एक्सप्रेस का दुर्घटना हुई थी, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी लेने नहीं वाला है। और यहाँ पे अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो वोट मांगे जाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो खोखले वादे करे जाते थे, उसका कहीं ना कहीं असलियत, उसकी हकीकत सामने आती नजर आ रही है। अयोध्या में जो बारिश की वजह से हुआ, और दिल्ली में तो अभी देखिए, अभी इतना बड़ा भारत मंडपम बना है, प्रगति मैदान बना है, G20 पूरा का पूरा हो गया, लेकिन प्रगति मैदान के सामने वाले टनल में पानी भर गया। ये समझिए सिटी प्लानिंग, सिटी मैनेजमेंट के क्या हालात हैं, और ये मानसून सीजन अपने साथ कई सवाल छोड़ के वापस जाती है। दूसरा जो यहाँ पे खबर आई है, आपने ट्विटर देखा होगा, ट्विटर नहीं देखा होगा अभी लिखिएगा #बंगाल। #बंगाल जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि एक आदमी सड़क पे गिरा के डंडे से एक औरत और एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहा है, और वहाँ पे आसपास जो भीड़ है वो गुच्छा बना के, सर्कल बना के, गोला बना के देख रही है तमाशबीन होकर। और ये बंगाल से पहली ऐसी खबर नहीं है, ये ऐसी आए दिन हिंसा वाली खबरें आती रहती है, लेकिन इस बार इसने ज़्यादा सुर्खियाँ इसलिए पकड़ी हैं क्योंकि सरेआम ये बंगाल में हो रहा है और औरत को पीटा जा रहा है, औरत को डंडे से मारा जा रहा है, इतना बुरे तरीके से मारा जा रहा है कि वो औरत एक जगह से दूसरी जगह पे लंगड़ाती हुई आ रही है। विजुअल्स में ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि नया नवेला चैनल है, आपको भी पता है, कहीं अगर अभी से रीच रुक गई तो क्या होगा, लेकिन ये कई सारे अपने साथ सवाल लाता है। एक बहुत बड़ा इसमें भी जो कमेंट आता है वो ये आता है कि अगर ये हिंसा महिला के खिलाफ, अगर सबके सामने बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर, भीड़ के सामने दिन दहाड़े डंडा मारने वाला कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली या किसी भारतीय जनता पार्टी के एक शासित राज्य में हो रही होती, तो अभी तक क्या क्या थू थू हो चुकी होती, अभी तक संसद में
अभी तो देख रहे होंगे राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बन चुके हैं, राहुल गांधी शायद से बहुत सारे मुद्दे उठाते थे, और यहाँ पे जो टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा मणिपुर को लेकर इतना ज़्यादा वक्ता हो रही थी, वो इस समय मौन क्यों है। और ये बंगाल से पहली खबर नहीं है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अत्याचार हैं, जो हिंसा है, उसको लेकर आए दिन बहुत सारी खबरें आती रहती है बंगाल से। इससे पहले भी एक बार आया था, टीएमसी छोड़कर एक मुसलमान जो नेता थी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं, उनको सरेआम बीच सड़क पे स्ट्रिप कर दिया जाता है। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा मैच्योरली तरीके से बताना चाहूँगा। स्ट्रिप कर दिया जाता है, मारा जाता है उस औरत को। क्यों? क्योंकि वो टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में चली गई है वो नेता। और जब पूछा गया वहाँ के विधायक से कि ऐसा हुआ, तो वो विधायक ये कहते हैं कि भारत के कल्चर को ख़राब कर रही है। ये तो हालत है। और वहाँ के और आयरनी देखिए, हिपोक्रेसी देखिए, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी एक महिला है, और ये वही महिला है जो आए दिन इसलिए भी अपने समय पे मशहूर थी क्योंकि उन्होंने खुद इतना हिंसा सहा है। एक बार तो ऐसा कहा जा रहा था कि रेलवे फाटक पर अपनी जान, उनकी उन्होंने जोखिम पे जान रख कर अपने दुश्मनों से आड़े हाथों लेकर तब जाके वो वहाँ से जिंदा बची थी, वरना उस दिन पे उनका मरना तय था। ये शायद सन 2000 के आसपास की बात है। और एक महिला के शासित राज्य में एक महिला के साथ इतना अत्याचार होना, दुराचार होना, और इतनी बड़ी जो महिला सांसद है उनकी ही पार्टी की, उनका मौन रहना, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है वो आए दिन चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, निगम पार्षद के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, हिंसा, जमीनी स्तर पर होने वाली हिंसा की ही वजह से राजनीति में अपनी जगह बनाती है। अब इसका कब समाधान निकलेगा? क्या वाकई में वेस्ट बंगाल में गुंडा राज चल रहा है जिसके बारे में मीडिया भी नहीं बात कर रही है, टीएमसी सांसद खुद उसके बारे में बात नहीं कर रहे, और जो राजनेता है वो सही से राजनीति नहीं कर पा रहे? मेरे ख्याल से ये भी बहुत सारे सवाल लाती है। और तीसरा जो है, ये फॉलोअप खबर है अरविंद केजरीवाल को लेकर। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के लिए। और ये जो पूरी सुनवाई हुई है अरविंद केजरीवाल की, सीबीआई ने, क्योंकि उन्हें तिहाड़ जेल से, आपको बार बार बताऊं, दिल्ली के कथित शराब आबकारी घोटाले में उनका नाम सामने आया था। पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन वे तिहाड़ से सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और फिर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी सीबीआई को दे दी गई है। तो क्या वाकई में, क्योंकि ये भी एक बड़ा इत्तेफाक सा है, जैसा सिर्फ इस कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस कार्यकाल में एक साथ 2 सिटिंग सीएम, एक तो झारखंड के हेमंत सोरेन जिनका अवैध जमीन अतिक्रमण को लेकर जो केस चल रहा था, वैसे वो इस समय थोड़ी देर बेल पर हैं, वहाँ के झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी गई है, ये कहकर कि वो 2010 के आसपास का केस था, जब वो बतौर मुख्यमंत्री नहीं थे, तो सीबीआई इस पे और ईडी जो है सही से इस पे जांच पड़ताल करे, सही सबूत लाए। तो हेमंत सोरेन तो अभी बेल पर हैं, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और इसी चुनावों के समय में मनीष सिसोदिया का जाना, सत्येंद्र जैन का पहले से जेल में होना, कई सारे सवाल अपने सामने खड़े करता है। पिछले साल राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होना कई सारे सवाल भी खड़े करता है, इत्तेफाक भी बहुत सारे इधर सामने आते हैं। लेकिन एक सवाल और आते हैं, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार नेता बनकर सामने आए थे, क्या वाकई में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट यानी उनकी कोई हिस्सेदारी, भागीदारी है इस केस में? ये 3 बड़े खबर थे जो आपको बताने की कोशिश करी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और बताइएगा और कोई एक स्टोरी जो कवर करना चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर, आप देख रहे थे डीडी सोशल न्यूज़।